जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मुख्यालय स्थित बस स्टैंड के चर्च के सामने गुरुवार की सुबह गैस शव मिलने से मचा हड़कंप। शव वाहन नहीं मिलने से पुलिस कर्मियों ने 200 रुपए देकर प्राइवेट एम्बुलेंस से भिजवाया अस्पताल। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए शुरू किया गया कोविड वैक्सीनेशन। ट्रामा सेंटर में लगाया जा रहा है बूस्टर डोज। सोनीवानी क्षेत्र को अभ्यारण्य बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ फैसले के विरोध में उतरे 40 से ज्यादा गांवों के ग्रामीण। सोनीवानी को अभ्यारण्य न बनाने की रखी मांग, कलेक्टर को सौंपा गया। लालबरा में अवैध अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई पर वैनगंगा मजदूर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष व दुकानदारों ने थाना प्रभारी को की लिखी शिकायत। कार्रवाई पर रोक लगाने शासन प्रशासन से मांग की। बीएएमएस में जिले की बेटी सेजल बुच्चे बनी स्टेट टॉपर। नगरपालिका अध्यक्ष सहित पार्षदों ने नगरपालिका में किया सम्मान। जिले भर में धूमधाम से मनाया गया गुरु गोविंद सिंह साहब का 355वां प्रकाश पर्व। गुरुद्वारे में हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। मानसिक रूप से कमजोर एक व्यक्ति की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक विनोद पिता हरिराम मंडावी 32 वर्ष, ग्राम लिंगा, थाना नवेगांव निवासी है। जिला अस्पताल पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश को पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। 28 दिसंबर को सुबह विनोद घर से निकला था, किंतु वह रात्रि में वो घर वापस नहीं आया। बताया गया कि विनोद घूमते फिरते जिला अस्पताल तरफ आ गया था और रात्रि में ही जिला अस्पताल परिसर स्थित कैंटीन के पास पड़ा हुआ था, जिसे जिला अस्पताल के वार्ड बॉय ने जिला अस्पताल में भर्ती किया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। 29 दिसंबर को ग्राम लिंगा के सरपंच के माध्यम से विनोद के परिवार वालों को इसकी सूचना मिली। तब विनोद के परिवार के लोग जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने विनोद की लाश देखी। जिला अस्पताल पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक महेंद्र मास्कोले और विक्रम शर्मा ने मृतक विनोद की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। लालबरा नगर मुख्यालय के अवैध अतिक्रमण को प्रशासन के द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई दुकानदारों को बिना नोटिस जारी किए की जा रही है, जिससे छोटे व बड़े दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त है। जिनके द्वारा 29 दिसंबर को प्रातः 11 बजे वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन के नेतृत्व में थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से मुलाकात कर बिना नोटिस दिए विकास के नाम पर जो अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, उस पर तत्काल ही रोक लगाने की मांग की। जब वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन दुकानदारों के साथ सब्जी मंडी पहुंचे तो पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरिता मात्रे के निवास के सामने अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मात्रे व गणेश मात्रे ने कहा कि हम कौन होते हैं अतिक्रमण तोड़ने वाले, हमने तो स्वयं अपना अतिक्रमण तोड़ा है। चर्चा में वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि विगत कई दिनों से लालबर्रा में विकास का नाम बताकर बालाघाट विधायक व उनके समर्थकों के द्वारा प्रशासन को नियम के अनुसार बिना सहमति के लिए दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इस संबंध में उनके द्वारा अधिकारी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा किसी भी दुकानदार को लिखित नोटिस जारी नहीं किया गया है, न किसी तरह की कोई सुनवाई हुई। तो हमारा कहना है कि जब कोई लिखित नोटिस जारी नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुई, किसी दुकानदार को अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया, तो वह अतिक्रमणकारी कैसे हुआ। और कई मामलों में सिविल सूट चल रहे हैं, कई मामलों में उनके पास लीगल टेंडर है, कई लोगों को पट्टे मिले हुए हैं, उन लोगों की दुकानें तोड़ दी गई। श्री बिसेन ने बताया कि विकास के आड़ में जिस तरह से विधायक अपनी तानाशाही चला रहे हैं, जो जनहित में नहीं है, और यहाँ जो दुकानें तोड़ी गई है और जिन्हें तोड़ने के लिए कहा गया है, उनके साथ मिलकर लिखित शिकायत थाना प्रभारी, डीबीजी, तहसीलदार व मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को करेंगे और जनता को न्याय दिलवाने के लिए हाई कोर्ट तक जाकर अपील करेंगे कि विधायक, प्रशासनिक अधिकारी व विधायक समर्थकों के द्वारा कानून को
अपने हाथ में लेकर जिन दुकानदारों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, हाईकोर्ट ऐसा आदेश करे कि उनके नुकसान का भरपाई हो सके। साथ ही यह भी बताया कि अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई पर जल्द ही रोक नहीं लगी तो अनिश्चितकालीन के लिए लालबर्रा बंद का आह्वान किया जाएगा। विगत कई दिनों से लालबर्रा में विकास का नाम बताकर विधायक और उसके गुर्गे द्वारा प्रशासन को बिना अपने नियमानुसार सहमति में लिए जो है यहाँ पे दुकानों को तोड़ा जा रहा है। मैंने अधिकारियों से बात की, अधिकारियों कहना है कि हमने किसी भी दुकानदार को लिखित नोटिस जारी नहीं किए, ना ही कोई सुनवाई हुई है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब कोई लिखित नोटिस जारी नहीं हुआ, जब कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी दुकानदार को अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया, तो अतिक्रमणकारी कैसे हुआ। कई मामले में सिविल सूट चल रहे हैं, कई मामले में लीगल टेंडर है उन लोगों के पास में, कई लोगों को पट्टे मिले हुए हैं, उन लोगों की दुकानें तोड़ दी गई। तो विकास की आड़ में जिस तरीके से विधायक पागलपन कर रहे हैं, ये जनहित में नहीं है। आज हम टीआई साहब से भी मिले हैं। हम इस पूरे मामले में लगभग 50 दुकानदार ऐसे हैं जिनकी दुकानों को अनावश्यक तरीके से तोड़ा गया है या तोड़ने के लिए कहा गया है। आज हम सभी जो है एक लिखित शिकायत टीआई महोदय से लेकर डीजीपी साहब को कर रहे हैं, साथ ही तहसीलदार महोदय से लेकर चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन को भी भेज रहे हैं। और हम जल्दी इस मामले में जो हमारे पास वीडियो फुटेजेस हैं, जो हमारे पास कागज़ है, हमारे पास में लीगल टेंडर जो हमारे हैं, और जो अखबारों में जो खबरें छपी हैं, इन सब को आधार बनाते हुए हम माननीय हाईकोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो है जनता को न्याय मिल सके। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जिस अवैध तरीके से विधायक, उसके लोगों द्वारा और अधिकारियों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर जनता का नुकसान पहुँचाया गया है, माननीय हाईकोर्ट ऐसा कोई आदेश जारी करे कि इन सभी से जो है जनता के लिए वसूली हो सके। दूसरा, मैं आपको मीडिया के माध्यम से भी 27 दिसंबर को बिरसा जनपद पंचायत के सीईओ के द्वारा जारी आदेश के खिलाफ सरपंच संघ ने आपत्ति जताकर सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष वैभव बिसेन ने बिरसा सीईओ अजीत बरवा के द्वारा जारी आदेश को पंचायती राज अधिनियम के विपरीत और गैर कानूनी करार दिया। फिर बिसेन के नेतृत्व में बिरसा सरपंच संघ के अध्यक्ष धनेश्वरी मरावी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आदेश को वापस लेने और सीईओ को निलंबित किए जाने की मांग की। कि जनपद पंचायत बिरसा के जो सीईओ हैं बरवा साहब, उन्होंने आदेश क्रमांक 995 दिनांक 27/12/2022 इस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि जनपद पंचायत बिरसा की समस्त ग्राम पंचायतों को आदेश किया जाता है, उनके सरपंच और सचिवों को, कि वो बगैर जनपद सदस्य की अनुशंसा के, बगैर जनपद पंचायत सामान्य सभा की अनुशंसा के किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकेंगे, किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं कर सकेंगे। सभी वाउचरों पे, बिलों पे जब तक संबंधित क्षेत्र के बीडीसी जनपद सदस्य की साइन नहीं होगी, तब तक उनका भुगतान नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने लिखी है कि गाँव के ही वेंडरों को सामान सामग्री दिया जाना है, किसी और वेंडर को नहीं देंगे, अन्यथा कानूनन कार्रवाई की जाएगी। चौथा बिंदु ये लिखा है कि 25 लाख से कम के कोई कार्य अगर पंचायत कराती है और उसमें किसी ठेकेदार के लिए प्रस्ताव पारित करती है, तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। बड़ा ही मजाकिया टाइप का ऑर्डर है और इसमें कहीं से कहीं तक पंचायत राज अधिनियम का कोई पालन नहीं, किसी प्रकार के कोई नियम का पालन नहीं, मतलब एक अज्ञानी व्यक्ति जैसे आदेश करता है उस तरीके से उन्होंने आदेश कर दिया। और ये पूरा कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार से ललोपित और पूरा लिपापोती किया हुआ आदेश है। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए जिले में गुरुवार से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो गई। जिला अस्पताल के सामने बने ट्रॉमा सेंटर में सुबह 11 बजे से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत की गई। हालांकि वैक्सीन लगाने सेंटर में लोगों की उतनी भीड़ नजर नहीं आई जिसका अनुमान था। आपको बता दें कि जिले में करीब 2 महीने पहले बूस्टर डोज लगाया गया था, लेकिन समय के साथ कोरोना के घटते प्रभाव और शासन स्तर पर वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण कोविड टीकाकरण बंद कर दिया गया था। लेकिन चीन सहित अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बाद प्रदेश सरकार ने दोबारा कोविड का बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दिया है। जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलब्ध ने बताया कि शासन स्तर से विभाग को 1500 डोज प्राप्त हुई थी, जिसे अभी अर्बन क्षेत्र में लगाया जा रहा है। इसके लिए सिर्फ ट्रॉमा सेंटर को टीकाकरण केंद्र बनाया गया। आगामी समय में आवश्यकता पड़ने पर केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर टीकाकरण कार्यक्रम में भी देखने को मिल रहा है। टेक्निकल स्टाफ की कमी के कारण हितग्राहियों का डाटा जुटाने में पहले ही दिन परेशानी उठानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे हितग्राहियों ने बताया कि कोरोना से जुड़ी खबरों को देखकर वह बूस्टर डोज लगवाने पहुंचे हैं। उन्होंने किसी खतरे से बचने के लिए सभी से बूस्टर डोज लगाने की बात कही।
जी, आपने बूस्टर डोज लगा लिया है? बिल्कुल अभी डोज लगाया मैंने जी, बूस्टर डोज। तो अभी इससे पहले भी बूस्टर डोज लगा था, आपने लगवाया नहीं था उस समय? उससे भी नहीं लगवाया था। तो अभी क्यों लगवा रहे हैं आप? अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि प्रिकॉशन के लिए लगा ले रहे हैं कि जी। कहीं कोरोना बढ़े तो अपने को प्रिकॉशन में रहना जी चाहिए। जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाना जरूरी है। अच्छा, आपने अभी बूस्टर डोज लगा लिया है? हाँ जी। इससे पहले भी बूस्टर डोज लगा था, आपने नहीं, लगाया? इसके पहले 2 नॉर्मल लगे थे जी। और सेकंड। अच्छा, ये अभी क्यों लगवा रहे हैं आप, पहले क्यों अभी नहीं ये लगा? जो अभी कोरोना का जो चल रहा है हाँ। कि बहुत यानी भयंकर है करके, अगर बूस्टर डोज जो लगता है, जी, अगर कोरोना होगा भी पर है उसमें ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। सुरक्षित रहें। खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का मौका देने के मकसद से इन दिनों राज क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में बूढ़ी स्थित डिमरटोला स्कूल ग्राउंड में स्वर्गीय धीरज दास भारद्वाज की स्मृति में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। 25 दिसंबर से शुरू हुई इस क्रिकेट स्पर्धा में गुरुवार को 3 मैच खेले गए, जिसमें एक मैच नगर पालिका के पूर्व और वर्तमान पार्षदों के बीच सद्भावना मैच के रूप में खेला गया। इसमें पहले डॉली 11 और भारत माता 11 के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। डॉली 11 ने निर्धारित 8 ओवर में भारत माता 11 को 86 रनों का लक्ष्य दिया गया, जिसे भारत माता 11 ने 6 ओवरों में ही हासिल कर लिया। इसी तरह दूसरा मैच सद्भावना मैच में नगर पालिका के पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षदों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। पूर्व पार्षद टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। निर्धारित 8 ओवरों में पूर्व पार्षद की टीम ने वर्तमान पार्षद टीम को 57 रन का लक्ष्य दिया। वर्तमान पार्षद टीम की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन कुछ समय बाद एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। हालांकि वर्तमान पार्षद टीम ने 3 विकेट शेष रहते हुए लक्ष्य को हासिल कर मैच अपने नाम कर लिया। अंतिम मुकाबला गब्बर 11 और विज्जू 11 के मध्य खेला गया, जिसमें विज्जू 11 ने 8 ओवरों में 103 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी गब्बर 11 ने 104 रन बनाकर मैच जीत लिया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 28 टीमें हिस्सा ले रही है। 3 जनवरी को टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला होगा। विजेता टीम को 25,000 और उप विजेता टीम को 15,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। कोरोना के संभावित खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, यह परखने के लिए गुरुवार को जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। इसमें एक काल्पनिक केस में कोरोना से पीड़ित एक मरीज को अस्पताल में एम्बुलेंस से लाकर उसे भर्ती कराया गया। पीपीई किट सहित अन्य सुरक्षा उपायों के बीच डॉक्टरों ने मरीज का प्राथमिक उपचार दिया और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने पर उसे सेंट्रल पाइपलाइन से ऑक्सीजन दी गई। आपको बता दें कि एक दिन पहले सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव ने अस्पताल परिसर में बने ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना किया था। वर्तमान में चीन को लेकर बढ़ते खतरे के बीच सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव के नेतृत्व में गुरुवार को मॉक ड्रिल की गई। इसमें किसी आपात स्थिति मरीज को किस तरह से कोरोना से संबंधित उपचार देना है, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किन बातों को ध्यान रखना है, ऑक्सीजन कितनी और कब देना है जैसी बातों को परखा गया। मॉक ड्रिल के दौरान सभी डॉक्टर और स्टाफ पीपीई किट में नजर आए। सर, आज कोरोना को लेकर के मॉक ड्रिल की गई, किस प्रकार की मॉक ड्रिल थी और किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए? एक्चुअली में जो 27 तारीख को पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर के हॉस्पिटल्स में जो मॉक ड्रिल की गई थी, उसके जो दिशा निर्देश थे उसके हिसाब से हमने ऑक्सीजन प्लांट्स को पूरे टाइम जितना है चालू करके रखा। 1-1 घंटे की उसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की रिपोर्ट भेजी और बाकी हमारे जो ऑक्सीजन की स्थिति है, बेड्स की स्थिति है कनेक्टेड टू ऑक्सीजन और मेडिसिन की स्थिति है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की स्थिति है, सारी जानकारी उनके गूगल शीट में अपलोड करके 27 तारीख को भेज दिया गया था। लेकिन एक ऐसा कलेक्टर साहब के निर्देश पे हमने एक लाइव मॉक ड्रिल भी आज किया कि अगर कोई पेशेंट आता है कोविड का उस समय में तो उसको किस तरह से रिसीव किया जाता है, इसका एक उदाहरण के रूप में हमने उसको मॉक ड्रिल किया था आज। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत छिंदलई के अंतर्गत आने वाले खैरगांव के समीप से गुजरे ढूटी बियर वैनगंगा बड़ी नहर में 29 दिसंबर को प्रातः 9 बजे वन्य प्राणी सांभर बहते हुए ग्रामीणों को दिखाई दिया, जिसकी सूचना तत्काल ही वन विभाग को दी गई। नहर में वन्य प्राणी सांभर के बहने की जानकारी लगने के बाद ग्रामीण जनों की भीड़ लग गई और ग्रामीण जनों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए नहर में बह रहे सांभर को सुरक्षित बाहर निकालकर वन विभाग को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ढूटी बियर वैनगंगा बड़ी नहर में रबी फसल में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया। 3-4 फीट पानी नहर से बह रहा है। वन्य प्राणी सांभर जंगल की ओर से नहर पार करते रहा होगा, तभी अचानक नहर के अंदर गिर गया होगा और बाहर निकलने का प्रयास किया गया होगा, परंतु सीमेंटीकरण नहर होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाया। गुरुवार की सुबह जब खैरगांव के ग्रामीण ग्राम के समीप से गुजरी नहर की ओर
सुबह टहलते हुए आया तो उन्होंने नहर के अंदर वन्य प्राणी सांभर उन्हें दिखाई दिया, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल ही वन विभाग को दी। ग्रामीणजनों की मदद से वन्य प्राणी सांभर को पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद उसे वन विभाग को सौंप दिया गया। मन में जिद और जुनून हो तो हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। इसे सच कर दिखाया है वार्ड क्रमांक 26 प्रेम नगर में रहने वाली सेजल बोपचे ने। सेजल ने मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड सर्जरी कोर्स में अच्छे अंक हासिल करके संपूर्ण मध्य प्रदेश में टॉप किया। आपको बता दें कि स्टेट टॉपर सेजल बोपचे वार्ड क्रमांक 26 के पूर्व पार्षद विनय बोपचे और वर्तमान पार्षद योगिता बोपचे की पुत्री है। गुरुवार को सेजल बोपचे का नगर पालिका कार्यालय में अध्यक्ष भारती ठाकुर ने अन्य पार्षदों की उपस्थिति में उसका सम्मान किया गया। लगन और मेहनत के दम पर सफलता हासिल करने वाली सेजल भविष्य में इंडियन आर्मी में डॉक्टर बनना चाहती है। उन्होंने इस कामयाबी को जीवन का पहला कदम बताया और आगे की तैयारी के लिए खुद को और मजबूत करने की बात कही। अपनी तैयारियों के बारे में सेजल ने बताया कि वह कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद घर में उसका रिवीजन करती थी। माता पिता से हर मोड़ पर मिले प्रोत्साहन, शिक्षकों के मार्गदर्शन को अपनी सफलता का राज बताया। मतलब मैं रोज़ रूटीन रहता था मेरा कि मुझे कॉलेज से आके पढ़ना है और सुबह उठ के भी मैं रिवाइज करती थी जो मैं रात में पढ़ती थी। और मैंने एक भी दिन मतलब ऐसा नहीं कि मैंने स्किप किया पढ़ाई। मैं पूरे टाइम मतलब अपना जो भी कंप्लीट मैं करके आती थी कॉलेज से, उसको मैं रिविजन करती थी। तो सहपाठियों का किस तरीके से सहयोग मिला आपको उसको लेकर? सहपाठियों का तो बहुत सहयोग मिला, पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत इनकरेज करे हमेशा बचपन से, और बड़े भैया मेरे और सारे फैमिली मेम्बर्स ने और टीचर्स ने, और मतलब मम्मी पापा ने बहुत अच्छा। प्राइमरी की पढ़ाई कहाँ से की थी आपने? मैंने बालाघाट से ही कंप्लीट करी है, टैगोर मॉन्टेसरी, उसके बाद महर्षि विद्या मंदिर से, उसके बाद इंदौर में मैंने एडमिशन लिया था। क्या एम लेकर के आपने तैयारी की थी? मुझे आर्मी में जाना है, आर्मी के डॉक्टर बनना है। अभी आप खुश इससे जी खुश हैं? खुश आप इससे टॉप हाँ, मैं खुश हूँ, पर अभी तो फर्स्ट स्टेप है मेरा, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। वहीं अपनी बेटी की सफलता पर सेजल के पिता ने बताया कि सेजल बचपन से प्रतिभावान है। सेजल ने 10वीं CBSE बोर्ड में मेरिट में स्थान बनाया था। MBBS में एडमिशन नहीं मिलने के बाद भी वह निराश नहीं हुई और तैयारी की। BA MS में एडमिशन लेने के बाद सेजल ने अच्छी तैयारी की और मध्य प्रदेश में टॉप करके बालाघाट जिले का नाम रोशन किया है। मेरी बेटी जो शुरू से नर्सरी से मैं देखते आ रहा हूँ, वो हमेशा फर्स्ट रही है और 10th में भी मेरिट में आई थी CBSE में, और उसके बाद उन्होंने MBBS में उसको एडमिशन नहीं मिल पाया, लेकिन BAMS में उसको एडमिशन मिला और उसमें भी वहाँ मेहनत करके उन्होंने आज MP टॉप किया। और इसके लिए मैं पूरे नगर पालिका परिषद, मेरे पार्षद भाई भाभी जी और पूरे स्टाफ कर्मचारी लोगों को, मैं इसके लिए जो आज सम्मान मेरी बेटी का रखा गया उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, और बहुत बहुत और उनके टीचर्स को और फैमिली मेम्बर्स को भी अपने, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साधुवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे ही मैं आशा करता हूँ कि मुझे सहयोग और आशीर्वाद आप प्यार मिले। शुरू से क्या रुझान रहा है? शुरू से मैं देखा मेरे दोनों बच्चे, मेरा बेटा भी और मेरी बेटी भी, दोनों पढ़ाई में बहुत अव्वल रहे, और आज मेरा बेटा पुणे में जॉब में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मेरी बेटी अभी मेडिकल लाइन में। आज हमारी परिषद के जो वार्ड नंबर 26 से पार्षद हैं भाभी योगिता बोपचे, उनकी बेटी सेजल बोपचे ने जो BAMS के फर्स्ट ईयर में MP टॉपर है, और उसके सम्मान में हमने आज नगर पालिका परिषद में एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें सभी हम पार्षद, कर्मचारी, अधिकारी, बंधु और सभी नगर पालिका के पूरे परिवार ने मिलकर उस बेटी का स्वागत किया, जिसने कि न सिर्फ शहर का गौरव बढ़ाया है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का, और मैं तो कहती हूँ कि ये पूरे नगर पालिका परिवार के लिए, हमारे बालाघाट जिला के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि उसने जो शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है, और इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मैं पूरे परिवार को। विवादों से घिरे सोनेवानी अभ्यारण्य के प्रस्ताव के खिलाफ गुरुवार को दर्जनों गांव के ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला पंचायत कार्यालय के सामने एकजुट हो गए।
ग्रामीणों ने सोनेवानी को अभयारण्य बनाने वाले फैसले को हजारों परिवारों के लिए रोजगार छीनने और हजारों जिंदगियों को वन्य प्राणियों के खतरे में धकेलने वाला बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भी मिलो दूर से बालाघाट पहुंची। बाद में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को सोनेवानी अभयारण्य न बनाने की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि सोनेवानी को अभयारण्य बनाने की मंशा शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की है। उस क्षेत्र में 40 से ज़्यादा अधिक गांव आते हैं, जिसमें कोई भी इस फैसले का समर्थन नहीं करता। अगर सोनेवानी क्षेत्र को अभयारण्य बनाया गया तो 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 40 से अधिक गांवों को विस्थापित करना पड़ेगा। सभी लोगों की वहाँ जन्मस्थली है, वहाँ हमारी पुश्तैनी जमीन खेतीबाड़ी है, जिसे छोड़कर जाना पड़ेगा और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि वह सालों से बाघ, भालू, तेंदुए के आतंक के बीच जीवन जी रहे हैं। अभी वन्य प्राणियों के हमले की बढ़ती घटनाओं से क्षेत्र के ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं। मवेशियों और इंसानों को बाघ अपना शिकार बना रहे हैं। अगर वहाँ अभयारण्य बनता है तो वन्य प्राणियों का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा गाँव में ही पंचायत के काम हो रहे हैं, जिनसे ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है। वहाँ संचालित माइंस में काम करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। अभयारण्य बनने से यह सब कुछ छिन जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि अभयारण्य सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर हजारों लोगों की मांग के विपरीत फैसला लिया गया तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। अभयारण्य नहीं बनना चाहिए इस कारण से। अच्छा, नहीं बनना चाहिए तो क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि देखो, आज अभयारण्य के पक्ष में जो लोग हैं वो सिर्फ शहरी लोग हैं। हम ग्रामीण लोग जो जी रहे हैं वहाँ पे गाँव के जीवन यापन कर रहे हैं, जो आज मट्टी फेंक रहे हैं, जो पंचायती काम चल रहा है, जो माइन से 3-3, 4-4 माइन से चल रहे हैं। कल अगर इन चीजों पे जब आपत्ति आएगी, आज बन रहा है तो ठीक है, जब तक लीजिए तब तक, नई लीज तो इनको मिलना नहीं है। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ग्राम जो आज कम से कम 1500 लोग वहाँ पे जो रोजी रोटी कर रहे हैं, 1500 के पीछे लगभग 15,000 लोग जी रहे हैं। 15,000 परिवार पल रहा है। ये सब चीजें कल को देखती हुई जो आपत्ति और दिक्कत आएगी, इस चीज को देखते हुए हमको अभयारण्य की जरूरत नहीं है। यहाँ मुझे जानकारी मिली कि बोले सब लोग वन अभयारण्य, सोनेवानी वन अभयारण्य बन रहा है, तो उसको रोकने के लिए कुछ अपने को आवेदन करना है। तो इसलिए हम लोग ग्रामीण लोग सब यहाँ आकर जमा हुए हैं। क्यों नहीं बनना चाहिए अभयारण्य? नहीं बनना चाहिए भैया। क्यों, क्या कारण, क्या दिक्कत होगी आप लोग? दिक्कत ये होगी कि शेर भालू का तो ऐसी आतंक है, वन अभयारण्य बन जाएगा तो हम रोजी रोटी से भी वंचित हो जाएंगे।